हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाई डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए इजी नोट्स की सेकंड क्लास है। फर्स्ट पेपर का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने कॉग्निटिव साइकोलॉजी के इन चारों टॉपिक्स को कवर कर लिया था। आई एम श्योर आप वो वीडियो देख कर आए होंगे। वैसे भी प्लेलिस्ट में वन आफ्टर अनदर वीडियोस आपको मिल ही जा रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड मेमोरी। लेकिन इससे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस बार इजी नोट्स के इंडेक्स को भी अलग से अप्रिशिएट किया है। आई एम रियली थैंकफुल, क्योंकि ये जो इंडेक्स है ना, ये आपको पूरे पेपर का इजी ओवरव्यू दे देता है। इससे आपको समझ में आ जाता है कि ये इतने टॉपिक हैं, इस टॉपिक के अंदर हमें पढ़ने हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये जो आपको यहाँ पे टोटल 7 टॉपिक्स नजर आ रहे हैं, इसमें से शुरू के 3 टॉपिक्स हम इस पार्ट में कवर करेंगे और बचे हुए 4 टॉपिक्स हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो यानी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड मेमोरी वाला जो हमारा पोर्शन है वो नेक्स्ट यानी इस और नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर दैट। इट्स रियली कॉम्प्लीमेंट फॉर मी, क्योंकि इस इंडेक्स को ही बनाने में बहुत अलग से दिमाग लगाया है, बहुत ज्यादा मेहनत करी है और वो अब आपको पसंद आ रहा है, तो इट्स अ मोटिवेशन फॉर मी रिसीविंग सच कॉम्प्लीमेंट्स। शुरुआत करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग से। आ जाते हैं पेज नंबर 10 पर, क्योंकि वहीं से हमें टॉपिक मिलेगा। राइट, पेज नंबर 10, हियर इट इज। यस, तो पेज नंबर 10 पर हमारे पास है मेजर टॉपिक हमारा है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड मेमोरी। यानी जितने भी टॉपिक हैं वो इन दो टॉपिक्स के अराउंड, इन दो मेजर टॉपिक के अराउंड आपको मिलेंगे, जिसमें पहला है प्रिंसिपल ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। प्रिंसिपल पे तो बाद में आएंगे, पहले ये समझना जरूरी है कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है क्या। जैसे कि इसका नाम है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, ये जो सिस्टम है वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कहलाता है। लेकिन ये तो कुछ ज्यादा इजी हो गया। इस कॉन्टेक्स्ट में, कॉग्निटिव साइकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में जब हम इसको देखते हैं, तो हमें ये समझना होगा कि हमारा माइंड लगातार बाहर से एनवायरनमेंट से चीजों को रिसीव करता रहता है, किसी न किसी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता रहता है। जो मैंने पहले बोला, इसको हमें ऐसे समझना है कि कुछ ना कुछ हम देखते रहते हैं, कुछ ना कुछ हम सुनते रहते हैं, कुछ ना कुछ हमारा जो माइंड है वो इन्फॉर्मेशन लगातार प्रोसेस कर रहा होता है। जैसे इस समय आप जो है वो इस पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन को, इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जो आपका अटेंशन है वो इस समय इस टॉपिक की तरफ है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके माइंड में प्रोसेस हो रही है। दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इन टर्म्स ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ऑलराइट, तो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना और उसके बाद उसकी माइंड में प्रोसेसिंग होना, ये पूरा प्रोसेस कहलाता है। अब जब ये प्रोसेस होगा तो इसमें मेमोरी एक बड़ा रोल प्ले करेगी। समझिए इस बात को कि ऐसे तो आप दिन भर में तमाम चीजें देखते हैं, पर कितनी बातें, कितनी चीजें, कितनी इंफॉर्मेशन जो आपने सुनी समझी वो आपके माइंड में रुकती है। आज ही की बात ले लीजिए, सुबह से लेकर अभी तक सोचिए कि आपने कितनी इंफॉर्मेशन आपके पास है आज की। तो वो कुछ बातें ही आपको याद आएंगी, बहुत सारी बातें फेड आउट हो जाएंगी। इसका मतलब ये हो गया मेमोरी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो उसको भी समझेंगे आगे। पर पहले इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कुछ प्रिंसिपल्स पे वर्क करती है। अगर हम ये कह रहे हैं ना कि हम एनवायरनमेंट से कोई इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, उस पर प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है, सोचना, समझना, डिस्क्रिमिनेट करना, कुछ भी उसके बारे में पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट करना या इमोशन डेवलप करना, जो भी चीज है वो प्रोसेसिंग का पार्ट है। लेकिन ये भी कुछ सिद्धांतों पे चलती है, कुछ प्रिंसिपल्स पे चलती है। तो उसमें कुछ 4 प्रिंसिपल्स हैं जिनको हमें अंडरस्टैंड करना है। बहुत इजी प्रिंसिपल्स हैं और ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप समझ भी लीजिए, मेरे साथ साथ प्रिपेयर कर लीजिएगा। Information processing theory explains how our brain works like a computer to understand and respond to the world। यही काम है हमारे ब्रेन का। काम क्या है? इंफॉर्मेशन को लेना, प्रोसेस करना। इट शोज हाउ वी टेक इन इंफॉर्मेशन, फोकस ऑन इट, स्टोर इट एंड यूज इट लेटर। जो इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं वो सब कुछ अपने पास उस समय तो रख के, सेव करके हमेशा के लिए नहीं बैठ जाते, उससे आगे चल के हम रिट्रीव भी करते हैं, यूज करते हैं। दीज प्रिंसिपल्स आर यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग कि जब भी हम कोई नई चीज सीखते हैं, रिमेंबर करते हैं उस चीज के डिटेल्स को, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या फिर डिसीजंस बनाते हैं लाइफ में, तो वो ऐसा क्यों होता है, किन प्रिंसिपल्स के वजह से होता है। सबसे पहले तो ये हमें ये बताता है कि हमारे ब्रेन की कैपेसिटी लिमिटेड है। मैंने अभी अभी आपसे ये कहा कि आपने सुबह से लेके अभी तक दिन भर में न जाने कितनी सारी चीजें देखी होंगी, सुनी होंगी, समझी होंगी। तो क्या सब कुछ आपका ब्रेन स्टोर कर पाया? यही बात यहाँ पे वेरीफाई हो गई। पहला प्रिंसिपल क्या है, आप याद करते चलेगा साथ साथ। पहला प्रिंसिपल हमें बताता है कि हमारे ब्रेन की लिमिटेड प्रोसेसिंग कैपेसिटी है। अगर वो सब कुछ प्रोसेस कर सकता होता, सब कुछ स्टोर कर सकता होता, तो सब कुछ हमारे माइंड में होता, लेकिन सब कुछ नहीं है। इससे क्लियर हो जाता है कि ब्रेन की कैपेसिटी लिमिटेड होती है। अब इसी बात को हमें इलाबोरेट करना है। आप सोचिए, आप अपने टैलेंट का यहाँ इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मीन्स आपको अगर एक किसी भी पॉइंट पर अगर इलाबोरेशन अच्छा आप कर लेते हैं, तो कॉमन सेंस भी यहाँ यूज कर सकते हैं। अदरवाइज मैं एक्सप्लेन तो कर ही रही हूँ। We can only handle a certain amount of information, and when we try to do too much at once,
we become confused or forget things. For example, if you are trying to read a book, listen to music, and reply to messages all at the same time, your brain might not understand or remember anything well. कहते हैं ना, दिमाग थक गया है मेरा, मैं मुझसे कुछ हो नहीं रहा है, एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं, बर्नआउट फील कर रहे हैं. क्यों होता है ये सब? क्योंकि हम एक साथ मल्टीटास्किंग हो जाते हैं और उसमें कुछ भी काम अच्छा नहीं हो पाता. This is because your attention and memory system are overloaded. That's why focusing on one task at a time improves learning and understanding. मल्टीटास्किंग होना बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, जरूरत पड़ने पर होना चाहिए. हमेशा मल्टीटास्किंग होने वाला पर्सन किसी भी टास्क को ठीक से नहीं कर पाता है. तो किसी टाइम तो आप एक सिंगल टास्किंग ही रहिए, हमेशा मल्टीटास्किंग मत होइए. तो पहला प्रिंसिपल क्लियर हो गया कि हमारे ब्रेन की कैपेसिटी लिमिटेड है. दूसरे प्रिंसिपल पे आ जाते हैं. अब दूसरा सिस्टम ये कहता है, दूसरा प्रिंसिपल ये कहता है कंट्रोल सिस्टम और एग्जीक्यूटिव फंक्शन. यानी जो हमारा ब्रेन है उसमें हैज अ बिल्ट इन कंट्रोल सिस्टम. यहाँ पे एक इनबिल्ट कंट्रोल सिस्टम होता है पहले से, जिसको हम एग्जीक्यूटिव फंक्शन का नाम देते हैं, विच हेल्प्स मैनेज हाउ वी फोकस थिंग्स एंड एक्ट. और ये डिसाइड करता है कि जो भी हमारे मेजर एक्शंस हैं वो कैसे परफॉर्म होंगे. यानी कि जो अगर हमारा कंट्रोल सिस्टम जो है, कंट्रोल सिस्टम ब्रेन का हमेशा ही होता है जो कि एग्जीक्यूटिव फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प कराता है और ये डिसाइड करता है कि कैसे कैसे फंक्शनिंग होगी. which help manage how we focus, what to pay attention to, what to ignore, when to store information, how to solve problem. अच्छा, एक छोटे बच्चे का एग्जांपल लेते हैं. एक छोटा बच्चा भी जानता होता है कि किस चीज पे ध्यान देना है और कौन सी चीज नेग्लेक्ट कर देनी है. जो उसके इंटरेस्ट की होगी उस पर वो ध्यान देगा, जो उसके मतलब की नहीं होगी वो साइड कर देगा. तो ये उसी वजह से होता है. यानी हमारे ब्रेन, हमारा जो ब्रेन है उसमें एक ऐसा कंट्रोल सिस्टम होता है जो ये डिसाइड करता है कि कौन सा काम हमारे लिए जरूरी है, कौन सा काम नहीं है. दूसरा प्रिंसिपल है, बहुत सिंपल है, आई थिंक याद हो गया होगा. When you are learning something new like riding a bicycle or solving a math problem, the executive function works harder. But when you are doing something you have done many times before like brushing your teeth, it uses less brain energy. होता है ना, कोई बात पहली बार आप सीखते हैं किसी चीज को, डिफिकल्ट लगती है, तो हमारा कंट्रोल सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा हमें प्रेशराइज करता है हमारे माइंड को कि कैसे हमें उसको अच्छे से समझना जरूरी है. लेकिन जब हम समझ जाते हैं, सीख जाते हैं, तो वो प्रोसेस स्मूथ ऑटोमेटिक हो जाता है. यहाँ पे जो थर्ड प्रिंसिपल है वो ये बात करता है कि देयर इज अ टू वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, बॉटम अप प्रोसेसिंग एंड टॉप डाउन प्रोसेसिंग. दोनों जो है वो इंपॉर्टेंट है समझनी. हमारा ब्रेन जो होता है वो दो डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, जिसको हम बोलते हैं टू वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. बॉटम अप प्रोसेसिंग क्या होता है? दिस मीन्स स्टार्टिंग विद व्हाट वी सेंस फ्रॉम द एनवायरमेंट. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी अ रेड बॉल, योर आईज सेंड दैट इमेज टू योर ब्रेन टू आइडेंटिफाई इट. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अगर हमने एक बॉल देखी है तो हमारी आंखें क्या कर रही हैं, उस इमेज को हमारे ब्रेन तक भेज रही हैं. यानी आंखें जो हैं वो स्टिमुलाई की इंफॉर्मेशन को पास ऑन कर रही हैं. ये हमारी बॉटम अप प्रोसेसिंग हो गई. टॉप डाउन प्रोसेसिंग, दिस इज व्हेन वी यूज व्हाट वी ऑलरेडी नो टू अंडरस्टैंड न्यू थिंग्स. For example, if you see a blurry shape that looks like a tree, your brain may guess it's a tree based on the past experiences. जब भी बॉटम अप प्रोसेसिंग होती है तो कोई न्यू लर्निंग होती है. न्यू लर्निंग के केसेस में बॉटम अप प्रोसेसिंग होती है, मतलब नीचे से उठ के ऊपर की तरफ आप आ रहे हैं, यानी बेसिक से आप अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं, तो वो बॉटम अप प्रोसेसिंग हो गई. जैसे कि कोई भी जैसे देखिए, आप छोटे बच्चों को इमेजेस दिखा के किसी इंफॉर्मेशन के बारे में बताया जाता है. एप्पल है ना, तो एप्पल वो समझते हैं कि एप्पल रेड कलर का है, कलर भी सीखते हैं उससे, एप्पल के बारे में भी जानते हैं. तो ये बॉटम अप का एग्जाम्पल हो गया. और टॉप डाउन प्रोसेसिंग कब होगी? जब वो ऑलरेडी कुछ जानते हैं और उससे उनको डिराइव किया जा रहा है. जैसे थ्योरीज होती हैं मैथ्स में, थ्योरीज तो बॉटम अप का एग्जाम्पल हो गई. टॉप डाउन में ऐसे क्वेश्चन जो थ्योरी की हेल्प से सॉल्व किए जाते हैं, वो टॉप डाउन प्रोसेसिंग का एग्जाम्पल होते हैं. तो दोनों ही तरीके की जो अंडरस्टैंडिंग है वो जरूरी होती है. तो कभी हमारा जो माइंड है, कभी हमारा ब्रेन जो है वो टॉप डाउन करेगा, कभी वो बॉटम अप करेगा. जैसे उसको रिक्वायरमेंट होगी तो वो टू वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन करता रहेगा. तो ये भी एक प्रिंसिपल है जिस पर हमारा माइंड वर्क करता है. बायोलॉजिकल रेडीनेस टू लर्न, ह्यूमन बीइंग के अंदर कुछ ऐसी सर्टेन एबिलिटीज होती हैं, वो उनके साथ दुनिया में आते हैं जो टाइम के साथ नजर आती हैं. जैसे लैंग्वेज, बोलना हर व्यक्ति जानता है, हर पर्सन बोलता है, चलता हर पर्सन है. ये उसके टाइम के साथ होता है, दुनिया में आती वो चलने नहीं लगता, बोलने नहीं लगता, लेकिन वो इस बायोलॉजिकल इनहेरेंस के संग आया है दुनिया में, जिसकी हेल्प से वो उन चीजों को करेगा. तो कुछ बायोलॉजिकल रेडीनेस भी होती हैं जिनकी हेल्प से हमारा ब्रेन ऑटोमेटिक वर्क करने लग जाता है. राइट, ये बायोलॉजिकली प्रूवन बात है. दिस शोज दैट अवर ब्रेन आर जेनेटिकली प्रिपेयर्ड फॉर लर्निंग सर्टेन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे कि लैंग्वेज, सोशल इंटरेक्शन.
इसके लिए हमारा ब्रेन जो है वो जेनेटिकली प्रिपेयर्ड होता है। ये हो गया फोर्थ प्रिंसिपल। सिंपल था। तो 4 प्रिंसिपल हैं, आपको ध्यान रखना होगा। क्विकली इनको रिकॉल कर देंगे, समराइज कर देंगे लास्ट में कि लिमिटेड ब्रेन कैपेसिटी है, हर चीज नहीं स्टोर कर पाएगा। एक एग्जीक्यूटिव कंट्रोल रखता है, यानी एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग करने के लिए कंट्रोल सिस्टम की तरह वर्क करता है। 2 वे में इंफॉर्मेशन का फ्लो करता है और नेचुरल लर्निंग रेडीनेस उसके अंदर इनहेरिटेड होती है, इनहेरेंस की फॉर्म में ह्यूमन में दिखती है। तो ये सब चीजें इसके प्रिंसिपल्स बन जाते हैं। सिंपल था। अगर आ जाए 10 मार्क्स में तो बिल्कुल छोड़ के नहीं आएगा और अच्छे से लिख कर आएगा। अब हमारी नेक्स्ट थ्योरी है विच इज स्टर्नबर्ग्स इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। अब अभी तो हमने प्रिंसिपल समझे, अब हम ये देखेंगे कि स्टर्नबर्ग का क्या व्यू है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के बारे में। तो जो भी व्यू है उसी को हम कहते हैं स्टर्नबर्ग इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। अप्रोच का मतलब ये होता है, आप कहते हैं ना मेरी तो लाइफ के टुवर्ड्स ये अप्रोच है कि मैं किसी का बुरा नहीं करता, या मेरी अप्रोच ऐसी है कि भाई हमेशा दूसरों की मदद करते चलो, आप कभी ये मत सोचो कि मुझे रिटर्न मिलेगा। इस तरह के स्टेटमेंट आपने सुने होंगे। तो अप्रोच का मतलब होता है वो थॉट, वो बिलीफ जो हम उस चीज के बारे में रखते हैं या क्रिएट कर देते हैं। तो स्टर्नबर्ग ने क्या कहा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के बारे में, वही उनकी अप्रोच है। ही वॉज अ वेल नोन कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट, डेवलप्ड एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच to understand how people think and solve problems. This approach focuses on the mental steps we go through when we receive information, process it, and use it to make decisions or take actions. Sternberg's theory is part of cognitive psychology and is explained thinking as a series of steps that happen in the mind. ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बाकी तो मैं रीड कर रही हूँ तो आप समझ ही रहे होंगे। आप लैंग्वेज भी देख रहे हैं, काफी सिंपल है कि थिंकिंग क्या होती है, एक सीरीज ऑफ स्टेप्स है जो हमारे माइंड में होती है, साइमल्टेनियसली चलती है। इस चीज को वो इसमें इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में एज एन इम्पॉर्टेंट व्यू डाल के रखते हैं। ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर वर्क करता है। Sternberg believed that intelligence is not just about knowing facts but about how effectively we process information. यानी इंटेलिजेंस सिर्फ वो नहीं है जो हमने एक फैक्टर की फॉर्म में मान लिया कि मेरे अंदर तो ये ट्रेट है, मैं इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन इंटेलिजेंस इज मोर लाइक अ प्रोसेस। वो ये भी कहते थे, इनकी तो एक इंटेलिजेंस की भी थ्योरी है, आगे पढ़ेंगे, इसी में अब नोट्स में आपको मिलेगी पढ़ने के लिए। तो स्टर्नबर्ग की इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच उसी से डिराइव्ड है कि यानी इंटेलिजेंस जो है वो कोई एक फैक्टर नहीं है जो आपके अंदर है, कोई क्वालिटी नहीं है जो बस आपने डिक्लेयर कर दी, वो तो आपके एक्शन में दिखनी चाहिए, वो तो आपके बिहेवियर में नजर आनी चाहिए, वो आपकी डे टू डे एक्टिविटीज में होनी चाहिए। उसको ये कहते हैं कि तब वो कहीं जाके आपका इंटेलिजेंस है। तो इंटेलिजेंस तभी नजर आएगा जब आपका इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का वे इफेक्टिव होगा, यानी वो आपके आउटकम में दिखेगी। तो कैसे नजर आएगी, जब आप प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। हिज थ्योरी लुक्स एट हाउ वी अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स, प्लान सोल्यूशन, अप्लाई स्ट्रेटजीज, मेक डिसीजन। ये बड़ी चीजें हैं, ये वो सारे बिगर पॉइंट्स हैं जिनके एस्पेक्ट्स पे किसी का जजमेंट हो जाता है नॉर्मली। ओके, और ही वॉज स्पेशली इंटरेस्टेड इन हाउ पीपल सॉल्व न्यू प्रॉब्लम, जस्ट नॉट हाउ दे परफॉर्म टास्क दे ऑलरेडी नो, यानी क्या क्रिएटिव तरीके से वो करते हैं। क्योंकि इनके इंटेलिजेंस में 3 आते हैं, उसमें से क्रिएटिव इंटेलिजेंस भी होता है, उसी के बेस पर इन्होंने कॉन्सेप्ट को दिया है। स्टर्नबर्ग के मॉडल के 3 कंपोनेंट्स की बात करें तो अब एक पिक्चर के थ्रू मैं आपको बेटर एक्सप्लेन करना चाहूंगी। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि जो ट्रार्किक थ्योरी है इंटेलिजेंस की, वो भी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दी है। आगे आप इंटेलिजेंस वाले सेक्शन में वो थ्योरीज में उसको पढ़ेंगे। और ये जो स्टर्नबर्ग की इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच है, जिन 3 पॉइंट्स की ये बात करती है, जिन 3 कंपोनेंट्स की बात करती है, वो सभी कंपोनेंट्स इस कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस के पार्ट्स हैं, फेजेस हैं, यानी वहां पे नजर आता है। तो ये इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 पिक्चर्स कनेक्ट करी हैं। आपको इसी को मेंशन करना है, इसे मेंशन नहीं करना है, क्योंकि इंटेलिजेंस की थ्योरी को दिखाती है, लेकिन समझाने के लिए बहुत जरूरी था, इस वजह से मैं आपको यहाँ पे इसको कनेक्ट कर पा रही हूँ। तो मेटा कंपोनेंट्स, परफॉर्मेंस कंपोनेंट एंड नॉलेज एक्विजिशन, 3 कंपोनेंट्स होते हैं जहां पर इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले जाते हैं मेटा कंपोनेंट्स पे। ये प्लानिंग स्टेज को दिखाता है। पहले हमने कुछ प्लान किया, फिर उस पर परफॉर्म किया, और उसके बाद हमें कुछ नॉलेज एक्वायर होती है, राइट। These are the higher level thinking processes we use to plan and control our problem solving. यानी कि जब हमें कोई पजल दी जाती है, फॉर एग्जाम्पल, यू फर्स्ट थिंक अबाउट व्हाट द गोल इज एंड हाउ टू स्टार्ट सॉल्विंग इट। तो ऐसे में जो मेटा कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या हो सकते हैं, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, रिकॉग्नाइज करना, क्या क्या इश्यूज हैं, उसमें क्या स्ट्रैटेजीज हम करेंगे, प्रोग्रेस को कैसे मॉनिटर करेंगे। तो बड़े लेवल पर, बड़ी चीजों पर, डिफिकल्ट सिचुएशंस को जब हम काउंटर करने की कोशिश करते हैं, तो पहले उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं, और वो कहलाते हैं कि मेटा कंपोनेंट्स। उसके बाद परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स वो होते हैं जो एक्शन के टाइम पे लिए जाते हैं। ये वो मेंटल प्रोसेसेस होते हैं जिसकी हेल्प से हम उस प्लान को, टास्क को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। एग्जीक्यूशन यहाँ पर होता है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन सॉल्विंग अ मैथ प्रॉब्लम,
दिस इंक्लूड्स कैलकुलेटिंग, कंपेयरिंग एंड अप्लाइंग फॉर्मूला। जब हमने स्ट्रैटेजी चूज की, ब्रॉड लेवल पर सोचा, डिसाइड किया कि कौन सी स्ट्रैटेजी चूज करेंगे, तो वो मेटा कंपोनेंट था। लेकिन जब उसके अंदर हम परफॉर्म करने पर आए कि कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर यूज करेंगे या हमने क्या किया, कर रहा उसको एग्जैक्टली, तब वो परफॉर्मेंस कंपोनेंट बन जाता है। दिस हेल्प अस लर्न न्यू इन्फॉर्मेशन एंड स्टोर इट फॉर फ्यूचर यूज। यानी जो भी हमारी लर्निंग हो रही है, जो कुछ भी आप सीख रहे हैं, वो सब कुछ नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट में आता है। अच्छा, जो भी काम हम करते हैं उसमें डेफिनेटली लर्निंग तो होती है, तो वो सब कुछ हमारी नॉलेज में स्टोर होता चला जाता है। When we face a new type of question, we try to understand it, remember similar example, और एक नई नॉलेज को हम बिल्ड कर पाते हैं। स्टर्नबर्ग ने जो रिसर्च की फील्ड में एग्जाम्पल दिए हैं, उन्होंने बड़े अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं। One of Sternberg's well-known experiment was an analogies like dog is to puppy as cat is to what. He studied how people solve such problem by measuring the time taken at each step. यानी इस क्वेश्चन में पर्सन जो है वो सोचेगा बहुत ज्यादा, क्या क्या स्टेप को फॉलो करेगा, अंडरस्टैंड करेगा, कंपेयर करने की कोशिश करेगा, डिसाइड करने की कोशिश करेगा, रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेगा। हिज रिसर्च शोड दैट थिंकिंग इज एन एक्टिव प्रोसेस, नॉट अ पैसिव रिएक्शन। मतलब ये नहीं है कि कुछ स्टोर्ड है जिसको हमने निकाल के दे दिया। हम यहाँ पे एक्टिव प्रोसेस में लगे रहते हैं लगातार। मिनट मिनट में सिचुएशन बदलती है, मिनट मिनट में हमारे डिसीजन या हमारे स्टेप्स भी उसके हिसाब से मॉडिफाई होते रहते हैं। क्यों मैटर करती है इनकी जो इंफॉर्मेशन अप्रोच है? इट इज हेल्प एक्सप्लेन हाउ स्टूडेंट सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड लर्न न्यू थिंग्स। ये हमें समझाती है कैसे नई चीजें सीख पाते हैं। ये इट सपोर्ट्स बेटर टीचिंग मेथड्स, जिसकी हेल्प से स्टूडेंट न केवल सीख पाते हैं बल्कि मेमोराइज भी कर पाते हैं। और ये भी बताती है कि इंटेलिजेंस, इट इन्वॉल्व्स वेरियस प्रोसेसेस जैसे कि लर्निंग, प्लानिंग, अडेप्टिंग, और केवल आईक्यू स्कोर्स जो है वो इंटेलिजेंस नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच जो है स्टर्नबर्ग की, वो ये दिखाती है कि इंटेलिजेंस इस बारे में है कि किस तरह से आप बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं। बाकी जब इनकी थ्योरी पर आएंगे तो और कनेक्ट आप कर लेंगे आसानी से। फिलहाल के लिए तो मेरे ख्याल से काफी था, बहुत सिंपल थी। 3 कंपोनेंट्स की मेजरली हमने बात करी और देखा कि क्या क्या उसमें चीजें होती हैं। आ जाते हैं एटकिंसन एंड रिचर्ड शिफ्रिन के स्टेज मॉडल पे। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि पूरा पूरा ऐसा टॉपिक ही 10 मार्कर में आ जाता है, और इजी इतना कि स्टूडेंट्स हमेशा चाहते हैं कि ये आए। अच्छा, ये जो टॉपिक है न केवल ये एटकिंसन एंड रिचर्ड शिफ्रिन का स्टेज मॉडल को कवर करेगा, बल्कि इसका जो अंदर कंटेंट अभी आप पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ मेमोरी में वो कवर होता है। यानी अगर एग्जामिनेशन में आपसे सेक्शन बी में टाइप ऑफ मेमोरी पूछ लिया जाता है, या फिर सेक्शन सी में किसी एक टाइप की मेमोरी को डिफाइन करने के लिए कह दिया जाता है, तो सारा कंटेंट आपको यहीं से मिलेगा। अभी कैसे आपको पता चलेगा? मैंने एक नोट डाला हुआ है इस टॉपिक के एंड में, तो वो पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और वैसे मैं काफी हद तक श्योर हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हमारे इजी नोट्स लेते हैं वो उसे कम पढ़ते हैं, वीडियो जरूर देखते हैं। तो वीडियोज आप देखेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर ही रही हूँ। आ जाते हैं एटकिंसन एंड रिचर्ड शिफ्रिन के मॉडल पर, जो कि स्टेज मॉडल ऑफ मेमोरी कहलाता है। ये बताता है कि मेमोरी डिफरेंट स्टेजेस में होती है। यानी मेमोरी के डिफरेंट स्टेजेस की बात ये करता है, 3 स्टेजेस की बात करता है। ये मॉडल एक्सप्लेन करता है कि कैसे इंफॉर्मेशन फ्लो होती है एक स्टेज से दूसरे स्टेज में। हमेशा जब इंफॉर्मेशन फ्लो होगी तो वो पहली स्टेज पर आएगी, फिर दूसरे पे आएगी, फिर तीसरे पे जाएगी, यही उसका फ्लो बना रहता है। और इस फ्लो में कुछ प्रोसेसेस भी होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी हम इसी में पढ़ेंगे। ये थ्योरी कहती है कि मेमोरी इज नॉट अ सिंगल सिस्टम बट हैज 3 सेपरेट स्टेजेस: सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी जो हम सेंस ऑर्गन्स के थ्रू परसीव करते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी, जैसा कि इसका नाम है, वर्किंग मेमोरी होती है, ये वर्किंग में रहती है, शॉर्ट टाइम के लिए होती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो लंबे समय तक रुकती है। ये जो 3 स्टेजेस हैं वो न केवल इस मॉडल के अकॉर्डिंग स्टेजेस हैं, बल्कि अपने आप में 3 टाइप्स भी हैं मेमोरी के। तो जब भी टाइप्स ऑफ मेमोरी की बात आएगी आप इनको भी मेंशन करेंगे। इनके अलावा कुछ और टाइप्स भी हैं वो जो हम पढ़ेंगे। और हर स्टेज अपना रोल प्ले करती है इंफॉर्मेशन को रिसीव करने में, होल्ड करने में, रिट्रीव कराने में। तो ये मल्टी स्टोर मॉडल है एटकिंसन एंड शिफ्रिन का। ये पिक्चर कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अभी अगर मैं आपको ये पिक्चर समझा दूं तो पूरी बात, मतलब समझ लीजिए थ्योरी ही खत्म हो जाएगी यहीं पर। तो मैं करूंगी, डोंट वरी, थ्योरी यहीं पे खत्म करूंगी, ये समझा के जरूर एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन आगे भी लेकर चलूंगी जो टेक्स्ट के फॉर्म में आपको नजर आ रहा है। अब हो क्या रहा है, पहले स्टोरी को समझिए। हो ये रहा है कि एनवायरनमेंट में कुछ है, देयर इज एग्जिस्टिंग समथिंग, कोई ना कोई चीज हमारे आसपास है जो एक स्ट्यूमुलाई है। क्या है? स्ट्यूमुलाई। स्ट्यूमुलाई से हमने इंफॉर्मेशन को रिसीव किया। किससे रिसीव करेंगे? हमारे सेंसरी इनपुट। सबसे पहले हमारे सेंस ऑर्गन्स ही होते हैं जो इंफॉर्मेशन के टुवर्ड्स रिएक्शन देते हैं। जैसे सडनली आपने कहीं पर आग लगती हुई देखी, तो आप एकदम से, आपकी आंखें चौंक जाएंगी, आप एकदम से अटेंटिव हो जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे, देखने लगेंगे उसको ध्यान से।
आपका अटेंशन उधर चला जाएगा। तो ये आपकी आंखों की वजह से, और आप इसे देख रहे हैं। वैसे भी जो हमारी आंखें होती है और हमारे कान होते हैं, दो सेंस ऑर्गन्स ऐसे हैं जो बहुत ही क्विक इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। सबसे ज्यादा एक्टिव जो है सेंस ऑर्गन्स कहलाते हैं। सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन यही दो लेकर आते हैं, हमारी आंखें और हमारे कान। तो ये जो है एनवायरनमेंट में कुछ चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। क्या क्या चीजें हो सकती हैं? वो कुछ भी सेंसरी इनपुट के थ्रू हमें मिल सकता है। सेंसरी इनपुट जो सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हमने एनवायरनमेंट से रिसीव किया। अब जब हमने अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू, ये एनवायरनमेंट में रखी हुई कोई चीज है, वो आग है जिसको हमने देखा, वो हमारा एनवायरमेंटल इनपुट हो गया। उसके बाद सेंसरी इनपुट क्या है? हमारी आंखें जिन्होंने उसको देखकर रिएक्शन दिया। आंखों ने इन्फॉर्मेशन को रिसीव किया, आंखों से हमें पता चला, ये जो ब्रेन को पता चल गया ना कि वहां आग लगी है, या फिर टेरर सा फील हो गया, घबराहट सी दिल में आई। ये सारा रिएक्शन को क्रिएट करने वाली हमारी आंखें हैं। अगर ना हमने देखा होता, ना कोई प्रॉब्लम होती, है ना हमने कोई बात सुनी होती, ना हमें टेंशन होती। वही वाली तो बात है। तो आप समझिए कितना इंपॉर्टेंट रोल है सेंसरी इनपुट्स का। तो जब हमने कुछ देखा और उस इन्फॉर्मेशन को लेकर आए अपने पास, जो हमारे पास थी नहीं पर हमने उसको पास किया थ्रू आवर आईज और ईयर्स और वट, वो चीजें आगे चली और हमारे सेंसरी मेमोरी में क्रिएट हो गई, कन्वर्ट हो गई। कैसे कन्वर्ट हुई? हमें वो चीज ध्यान में आ गई, अटेंशन ने वहां पे काम किया, और अब हमें ध्यान में है कि कहीं पर आग लगी थी। तो ये चीज ध्यान में है। यही है सेंसरी इंफॉर्मेशन, सेंसरी मेमोरी। ये कैसे क्रिएट हुई है? अटेंशन की वजह से। वहां जो हमारा ध्यान चला गया था उसकी वजह से क्रिएट हुई है। और अब हम इसको मेमोराइज कर पा रहे हैं। अभी हम सब इस टॉपिक पे बात कर पा रहे हैं कि कहीं पर आग लग गई थी, राइट? तो सेंसरी मेमोरी में वो क्रिएट हो गया। अब सेंसरी मेमोरी इतनी छोटी है कि ये जैसा मैंने आपको एक सीन बताया, ये तो आप सबके माइंड में कहीं ना कहीं विजुअलाइजेशन हो गया होगा। लेकिन आप ये समझिए कि ऐसे सेंसरी मेमोरी न्यूमरस फॉर्म होती हैं, मिनट मिनट में, सेकंड सेकंड में फॉर्म होती हैं और फेड अवे होती जाती हैं। आप अपने आसपास इस समय जो भी चीजें देख रहे हैं, अब से 10 मिनट के बाद शायद आपके माइंड में ना रहे, और आपने दिन भर में जितनी भी चीजें देखी हो सब कुछ आपके माइंड में ना रहे। तो ये सब कुछ सेंसरी इंफॉर्मेशन है, सब कुछ सेंसरी मेमोरी है। यानी सेंसरी मेमोरी तो इतनी ज्यादा होती है जिसको हम ना डेटा की फॉर्म में डिसाइड कर पाएंगे, ना कलेक्शन कर पाएंगे, और ना ही स्टोर ज्यादा कर पाते हैं, क्योंकि हम करेंगे ही नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है। हमारे माइंड को ऑटोमेटिकली पता है। आपने प्रिंसिपल्स में पढ़ा था ना कि हमारा जो माइंड है वो फिल्टर करना जानता है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। तो कंट्रोल सिस्टम होता है, वो कंट्रोल सिस्टम की तरह वर्क करता है। तो वही कंट्रोल सिस्टम हमसे कह रहा है कि दिस इज इरेलेवेंट, और वो कह भी रहा है, हम सुन भी रहे हैं, वो हो कब हो रहा है हमें पता भी नहीं, लेकिन फिल्टरेशन हो जा रहा है। अब ऐसे में जो सेंसरी मेमोरी है क्या होगी? फॉरगॉटन, फेड आउट, क्योंकि नॉट एवरीथिंग वी आर गोइंग टू रिमेंबर। अगर मुझसे कोई पूछे कि मैंने सुबह से अब तक क्या क्या किया, मैं सिर्फ मोटी मोटी चीजें बता पाऊंगी, वो बारीक चीजें नहीं बता पाऊंगी जो किस किस मिनट पे मैंने कहाँ पैर रखा जमीन में। आई कांट टेल यू, नो बडी कैन डू दैट। तो जब वो इस तरह की मेमोरी जो होगी, वो उसकी फॉरगेटिंग की स्पीड भी बहुत डबल होगी, है ना? तो क्या हो गया? ये प्रोसेस बड़ा सिंपल हो गया। इसमें स्टेप 1 पे हमने एनवायरनमेंट में कोई स्टिमुलाई देखा, दूसरे उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करा हमारे सेंसरी ऑर्गन्स ने, और एक बहुत ही क्विक मेमोरी क्रिएट करी, और उसके बाद वो मेमोरी गायब, फेड आउट। लेकिन व्हाट इफ हमारा ध्यान उस पर रुका रहे? क्योंकि जब मैंने आपसे ये कहा कि मैं पूरे दिन की हर बात तो नहीं बता सकती, मगर कुछ तो बता सकती हूँ, इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट चीज थी, यानी जिस पर हमारा अटेंशन रुका। अटेंशन यहाँ भी वर्क कर रहा था, लेकिन यहाँ पे अटेंशन स्टेबल हो गया। वैसे तो इधर देखा उधर देखा, नजर गई, ये तो नजर जाना हुआ, अटेंशन प्रॉपर नहीं हुआ। लेकिन अब अटेंशन प्रॉपर हो गया, स्टेबल हो गया। और जब अटेंशन स्टेबल हो गया, तब वो मेमोरी कन्वर्ट हो गई सेंसरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी में। सिंपल है। तो यहाँ पे सेंसरी मेमोरी किस में क्रिएट हो रही है? शॉर्ट टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो रही है। यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी कहीं से ओरिजिनेट नहीं होती, वो हमेशा सेंसरी मेमोरी से बनेगी। यानी कि ये जो है वो इसकी मदर है, यही इसको बर्थ देगी, ये अपने आप से दुनिया में नहीं आ सकती। शॉर्ट टर्म मेमोरी हमेशा पहले सेंसरी मेमोरी रही होगी, और कब सेंसरी से शॉर्ट में कन्वर्ट हुई? जब उस पर अटेंशन ज्यादा दिया गया। जैसे अब ये जो मल्टी स्टोर मॉडल है ना, शुरुआत में जब आपने टॉपिक को पढ़ा था, इट वॉज अ सेंसरी मेमोरी फॉर यू। एक टॉपिक जो है आपके माइंड में टॉपिक रह गया, नजर आ गया होगा। हो सकता है जब आपने अपने इग्नू की बुक्स खोली हो, या शुरू में जब मैं इंडेक्स दिखा रही थी तो आपकी नजर गई होगी, और नजर जाके खत्म भी हो गई होगी। उस टाइम पर वो सेंसरी मेमोरी था। लेकिन अब ये टॉपिक जो है फिलहाल तो मैं शॉर्ट टर्म ही कहूंगी, अभी लॉन्ग टर्म नहीं कहूंगी। बताऊंगी कब लॉन्ग टर्म बनेगा ये, और मैं ही बनाऊंगी इसको लॉन्ग टर्म, डोंट वरी। तो ये अभी फिलहाल क्या बन गया है? शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्रिएट हो गया है। लेकिन अब आपने आज तो ये वीडियो देखा, उसके बाद आप चले गए कहीं और, आपने सब छोड़ दिया, ना पढ़ाई करी, ना इजी नोट्स पढ़े, ना पेपर देने का भी प्लान है, देखेंगे बाद में जो होगा। तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी भी इसी कैटेगरी में आ जाए कि भले ही आपने थोड़ा टेंशन दिया कि मजा आ रहा है पढ़ने में, समझ में अच्छा लग रहा है, लेकिन ये डिके हो जाएगा यहाँ पे मेमोरी का,
और वो फॉरगॉटन हो जाएगी। पर अब आपने, क्योंकि आपको अच्छा लगा लेक्चर, आपको मजा आया, आपने सोचा एग्जाम से पहले फिर से दोबारा देखूंगा, अभी तो पढ़ता रहता हूँ और टॉपिक्स भी कवर करने हैं। फिर आप किसी दिन आए वीडियो पर, आपने दोबारा पढ़ा, क्या किया आपने, उसका मेंटेन करा, उस इंफॉर्मेशन को मेंटेन करा अपने माइंड में। आप ही ने किया, ये खुद से नहीं होगा, आपके करने से होगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, रिहर्सल करेंगे, रिवाइज करेंगे, रिवीजन जिसे आप कहते हैं। रिवीजन करने से जो प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस को हम मेंटेनेंस कहते हैं, राइट। मेंटेनेंस की हेल्प से जो ये इन्फॉर्मेशन है वो लूप में चलती रही, और लूप में चलने से क्योंकि इसका एलैबोरेटिव रिहर्सल होता रहा, तो ये एक स्टोरेज सिस्टम में जाके अपनी जगह बना के बैठ गई। यानी आपको एटकिंसन और रिचर्ड शिफरिन का मॉडल बहुत अच्छे से आ गया, एग्जाम में 10 मार्कर का आया तो आप फुल में से फुल लेकर आए। पर अब ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, अब ये शॉर्ट नहीं रही, क्योंकि अब आपको अच्छे से आता है। अब मैंने ही आपसे पूछ लिया कि चलिए बताइए क्या होता है इस मॉडल में, कितने टाइप की मेमोरी होती है, आप कहेंगे 3 टाइप्स की होती हैं। मेमोरी किस फॉर्म में यहाँ पे नजर आती है, आप कहेंगे स्टेजेस की फॉर्म में नजर आती है। पहली स्टेज कौन सी होती है, सेंसरी मेमोरी होती है, जो हमें इन्फॉर्मेशन के थ्रू रिसीव होती है, जो जल्दी डिके हो जाती है। दूसरी मेमोरी कौन सी होती है, दूसरी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, जो कि कन्वर्ट होती है सेंसरी मेमोरी से। तो इस तरीके से आप इन्फॉर्मेशन को बता पाएंगे, और जब आप ऐसा कर पाएंगे तो यही तो कहलाएगी लॉन्ग टर्म मेमोरी, राइट। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टेबल होती है, लेकिन अगर आप कुछ चीजों को लंबे टाइम तक रिहर्स करने के बाद भी छोड़ दें, तो वो कुछ टाइम तो सस्टेन करेंगी आपके पास, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो भी आप रिट्रीव होना बंद हो जाएंगी, वो भी फॉरगॉटन होंगी, वो भी डिके हो सकती हैं, और होती हैं इनफैक्ट। आप ही बताइए, जब क्लास 9th में आप थे, 10th में थे, सोशल साइकोलॉजी, सॉरी, सोशल साइंस के चैप्टर को, साइंस का कोई चैप्टर था, कितना अच्छे से रटते थे, लिटरेचर करते थे, उस समय पे वो एग्जाम तक जाके लॉन्ग टर्म हो गया था। अब आप मुझे बता पाएंगे कि क्लास 5th में आपके इंग्लिश लिटरेचर का 5th चैप्टर कौन सा था, नहीं बता पाएंगे। तो यही है उसका एग्जाम्पल कि वो लॉन्ग टर्म होने के बावजूद आज फेड आउट हो चुका है, नहीं याद होगा आपको। तो ये है हमारा पूरा मॉडल। और बताइए इसमें क्या चीज रह गई जो मैंने आपको नहीं बताई, सब कुछ बता दिया। तो मैंने आपसे यही कहा था कि जब मैं इस पिक्चर को एक्सप्लेन करूंगी तो मॉडल खत्म हो जाएगा, क्योंकि यही पे सारी बातें हो जाएंगी। लेकिन अब हम क्विकली इसको रीड कर लेंगे कि कुछ छोटी छोटी चीजें और होती हैं जो टेक्स्ट की फॉर्म में भी हमें मिल जाती है। तो सेंसरी मेमोरी जो है वो फर्स्ट स्टेज है मेमोरी की। ये इंफॉर्मेशन होल्ड करती है फ्रॉम द सेंसेस, व्हाट वी सी, हियर, टेस्ट, टच एंड स्मेल। बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होती है, फ्यू सेकंड्स के लिए होती है। ये टेम्परेरी स्टोरेज की तरह से वर्क करती है और हमारे आसपास की चीजों को समझने में हेल्प करती है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ एक और निकल कर आती है कि सेंसरी मेमोरी के भी 2 टाइप होते हैं, आइकॉनिक मेमोरी, इकोइक मेमोरी। ये विजुअल मेमोरी है और ये ऑडिटरी मेमोरी है, इनके नाम है, आप देख रहे हैं विजुअल और ऑडिटरी को ही जगह मिल रही है 5 सेंस ऑर्गन होने के बावजूद, क्योंकि इनको ज्यादा रेस्पेक्ट इसलिए मिल रही है क्योंकि ये ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेकर आती है, बाकी तो इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन ला नहीं पाते हैं, राइट। तो ये इमेजेस को होल्ड करती है लेस देन अ सेकेंड, और ये साउंड को 2 से 4 सेकेंड्स के लिए होल्ड करने का काम करती है। सेंसरी मेमोरी हमें अटेंशन पे करने में हेल्प करती है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है वो सेव करेंगे, जो इरेलेवेंट है वो साइड में कर देंगे, तो इससे हमें हेल्प मिलती है, तो हमारा ब्रेन फोकस कर पाता है। सेंसरी मेमोरी बहुत शॉर्ट मोमेंट के लिए होती है, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही तो शॉर्ट टर्म मेमोरी क्रिएट करेगी। तो अगर पहले किसी चीज पे ध्यान ही नहीं दिया, तभी तो जब ध्यान देंगे तभी तो उस पर टेंशन आगे चल के सस्टेन करा पाएंगे, तो उसके लिए पहले कुछ तो होना चाहिए। ओके, तो विदाउट सेंसरी मेमोरी हम एक कॉन्वर्सेशन नहीं क्रिएट कर पाएंगे, फेस रिकग्निशन नहीं कर पाएंगे। आ जाते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी पे। इस शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं। अगर सी सेक्शन में आपको टॉपिक मिल जाए वर्किंग मेमोरी, बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ के आते हैं इस टॉपिक को, या आपको तो बिल्कुल नहीं करना है, मेरे स्टूडेंट होने के बाद आप ऐसी गलती बिल्कुल नहीं कर सकते, एक्सेप्टेड ही नहीं है। तो सिंपल है, मैंने पहले भी बीच में शायद नाम लिया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लिया होगा। वर्किंग मेमोरी इसका दूसरा नाम है और कुछ और नहीं है वर्किंग मेमोरी। तो इसको ध्यान रखिएगा, अगर वर्किंग पूछा जाए तो भी शॉर्ट टर्म की बात हो रही है, शॉर्ट टर्म पूछा जाए तो भी वर्किंग की बात हो रही है। ये सेकंड स्टेज भी होती है मॉडल के अंदर, और ऐसे अपने आप में इंडिपेंडेंटली मेमोरी का टाइप भी है। ये टेम्परेरी होल्ड करती है, यहाँ पे जो हम इंफॉर्मेशन लेते हैं वो 50 टू 30 सेकंड्स भी रुक सकती है, इससे थोड़ा कम भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है, एक एवरेज वैल्यू है। समवन टेल्स योर फोन नंबर और आप उसको 2-3 बार रिपीट करें तो ये थोड़े टाइम के लिए रुक जाता है आपके माइंड में। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी का एग्जाम्पल है। शॉर्ट टर्म मेमोरी वर्किंग मेमोरी से क्लोज रिलेटेड है, और क्योंकि ये वर्किंग फॉर्म में रहती है इसलिए इसको कहते हैं, और कोई भी इंफॉर्मेशन हम इससे रिसीव कर सकते हैं। यहाँ पे पिक्चर दिखाई गई है कि कैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी में लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट होती है। ये उसी का छोटा सा पार्ट है जो आपने ऊपर देखा था। अगर आप इस तरीके की पिक्चर नहीं बनाते हैं कम्प्लीटली ओके, क्योंकि आप वहाँ सब कुछ बता चुके हैं, मगर आपको ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये बनाया था, मगर अभी तो मैंने मॉडल में ही इतना अच्छा समझा दिया है कि इसको बताने की अब जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी जानते हैं।
हम रिहर्सल और चंकिंग की हेल्प से इंफॉर्मेशन को लंबे टाइम तक रखते हैं। रिपीटेशन तो आप जानते हैं, रिहर्सल करना। चंकिंग क्या होता है? चंकिंग का मतलब होता है कि डेटा हमारे पास कई बार लंबा चौड़ा होता है। जैसे 10 डिजिट्स की आपके पास कोई वैल्यू है, तो उसको एक संग 10 को एक संग नहीं बता पाएंगे आप। उसको क्या करेंगे? आपने 4 3 3 में डिवाइड कर लिया। जैसे फोन नंबर सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। फोन नंबर आप कैसे याद करते हैं? फोन नंबर याद करने के तरीके होते हैं। कोई 2 2 के 5 सेट्स याद कर लेता है, कोई 4 करके 3 3 करता है, कोई जो है वो 3 करके 4 और 3 करता है। इस तरीके से डिफरेंट तरीके से लोग नंबर को याद रख लेते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात करें तो ये भी पार्ट्स में डिवाइड होती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में लार्ज और अनलिमिटेड कैपेसिटी होती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी को हम एक्सप्लिसिट मेमोरी और इम्प्लिसिट मेमोरी में डिवाइड करते हैं। एक्सप्लिसिट यानी डिक्लेरेटिव मेमोरी, जिसमें फैक्ट्स, नॉलेज, इवेंट्स, क्योंकि जब हम स्टोर करते हैं ना तो बड़ी बड़ी चीजें स्टोर करते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें स्टोर करते हैं। तो इंपॉर्टेंट में कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो फैक्ट्स की फॉर्म में हो, नॉलेज की फॉर्म में हो, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो स्किल की फॉर्म में हो, प्रोसेस की फॉर्म में हो, मेथड की फॉर्म में हो। तो वो सब इम्प्लिसिट में आता है। जैसे कि किसी बाइसिकल को चलाना, कोई ऐसी चीज को ध्यान में रखना, प्रोसेस को ध्यान रखना इम्प्लिसिट है, और कंटेंट को ध्यान में रखना एक्सप्लिसिट है। सबसे आसान तो यही तरीका है याद रखने का। ठीक है, बढ़े आगे। इस तरीके से आप पिक्चर्स में डिवाइड कर सकते हैं। फिर और भी आएंगे मेमोरी के टाइप आगे, तब हम पढ़ेंगे ऐसे आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इंफॉर्मेशन यूजुअली एंटर्स लॉन्ग टर्म मेमोरी through repetition, understanding or emotional connection. For example, learning a poem by heart or remembering a special family event. तो लॉन्ग टर्म मेमोरी जो होती है वो हमें चीज़ों को आसान करती है समझने में, और मेमोरी को स्टोर करने का काम जो है वो लॉन्ग टर्म में ही रहता है। एटकिंसन और रिचर्ड शिफ्रिन का मॉडल जो है वो मेमोरी को कैसे हम समझ सकते हैं 3 स्टेजेस में, इसमें हेल्प करता है। देखिए, ये नोट मैंने आपके लिए लिखा है, इंपॉर्टेंट है इसीलिए इतना हाईलाइट किया कि नहीं भी देखना चाहेंगे तो भी दिखेगा, यह आपका अटेंशन जरूर लेगा। और ये बात मैं समझाना चाहती हूँ कि यहाँ से टाइप्स ऑफ मेमोरी निकल के आता है। सेक्शन बी या सी किसी में भी पूछा जा सकता है, बल्कि पूछा गया है पहले कई बार, तो आपका ऑलरेडी तैयार हो चुका है, कोई टेंशन की बात नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अगेन एक और मॉडल आता है, नॉर्मन एंड वोग का मॉडल, जिसे नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, क्योंकि आज के वीडियो में यहीं तक रुकेंगे। अच्छा खासा हो गया है वीडियो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक बार में पढ़ने के लिए इतनी लेंथ वीडियो की अच्छी खासी काफी है। तो कैसा लगा आज का वीडियो जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, और पढ़ते रहिए, अपना फीडबैक देते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।